आशना की तबीयत अब बिगड़ती जा रही थी। आशना को एहसास था कि किसी भी पल वो निढाल होकर गिर सकती है, इसलिए वो सबके सामने शर्मिंदगी और बेइज्जती नहीं झेलना चाहती थी। आशना शांति से अकेले एक जगह बैठना चाहती थी, लेकिन कहाँ? आशना ने एक जगह ढूंढ रखी थी जो दरवाजे से 10 कदम नीचे थी, एक प्यारी सी बैल्कनी। गर्वित के सामने वॉशरूम का बहाना बनाया गया और अपने कदमों को बैल्कनी में ले जाया गया। बैल्कनी में आशना झूले पर बदहवासी की हालत में बैठ गई थी। उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। बेचारी आशना एक तो पहले से ही अपने मासिक धर्म के दर्द से तड़प रही थी और ऊपर से पहाड़ों जैसी मुसीबतें और गले पड़ गई थी। मुसीबत, जी हाँ, अब माधुरी को किस नाम से बुलाया जाए? माधुरी की दोस्त ने आशना को बैल्कनी में देखकर पोपट की तरह माधुरी को बता दिया, और माधुरी तो हमेशा की तरह आशना पर घात लगा ही बैठी रहती थी, तो उसके तो ये बात सुनकर वारे न्यारे हो गए थे। माधुरी न जाने अपने दिमाग में क्या खेल रचा, लेकिन उसने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और खेल समझाते हुए सभी बैल्कनी की तरफ बढ़े। लड़कियों की कर्कश आवाज सुनता देख आशना ने धीरे से आंख खोली, और जब अपने सामने माधुरी को पाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आशना की हालत वैसे ही ठीक नहीं थी और वो बहस भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने वहां से जाने में ही भलाई समझी। लेकिन शायद माधुरी का मकसद कुछ और ही था। जब आशना जाने लगी तो माधुरी की दोस्त कोमल ने जानबूझकर निर्दयता के साथ आशना को जोरदार टक्कर मारी। ये तो गनीमत है कि आशना ने अपने आप को संभाल लिया और जमीन पर गिरने से बच गई। लेकिन बात यहाँ थमी नहीं थी। टक्कर मारने के बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था। कोमल ने भड़कते हुए कहा था, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता? लेकिन इसके बाद भी आशना चुप रही और उसने बात को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया और वहां से जाने लगी कि तभी एक लड़की ने आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया। अरे भाई, करना क्या चाहते हो? आशना समझ चुकी थी कि माधुरी पहले से ही सब तैयारी करके आई है और अभी आगे न जाने वो और क्या करेगी। आशना ये भी जानती थी कि वो उस हालत में नहीं थी कि उन सब का सामना कर सके, और वैसे भी वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपने शरीर को उल्टा घुमा दिया और उन लड़कियों को अपनी पीठ दिखाते हुए खूबसूरत रात का मजा लेते हुए बैल्कनी से नीचे ट्रैफिक को देखने लगी। आशना तो अब उन्हें देख भी नहीं रही थी, तो अब भला वो उसके साथ क्या कर सकते थे? माधुरी के कहने पर उसके दोस्त आशना को बेइज्जत और मुसीबत देने आए थे, लेकिन जब उन्होंने आशना का ये रवैया देखा, जैसे मानो उसे उन लोगों की हरकत से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वे सभी लोग चौंक गए और माधुरी को देखने लगे। जब माधुरी की आंखों में बदले और गुस्से की चमक दिखी, तो कोमल ने दूसरी लड़कियों की तरफ देखकर दोबारा आशना की बेइज्जती करते हुए कहा, कैसे कैसे लोग होते हैं आजकल, कैसे बन गए हैं ये लोग? दूसरों को टक्कर मारने के बाद उनके मुंह से माफी का एक शब्द भी नहीं निकलता है। क्या दुनिया में अब कोई सभ्य नहीं रहा? मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को सभ्य क्या मतलब पता तक नहीं होगा, और इनके जैसे लोग हमारी सभ्यता खराब करते हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कोमल की चिंगारी ने आग लगा दी थी। उसके मुंह से हमला करने के बाद बाकी की लड़कियों ने भी आशना पर कार्रवाई करते हुए हमला किया। अब यह बहस इतना जल्दी रुकने वालों में से नहीं था, क्योंकि आशना की खामोशी माधुरी और उसके दोस्तों को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। शायद अभी तो परवान चढ़ना बाकी था। कोमल ने दोबारा आग में घी डालते हुए अपने जहरीले शब्द निकालते हुए कहा, देखो देखो देखो, उसे भी पता है कि गलती किसकी है। वो शर्मिंदा है, तभी तो मुंह फेर कर खड़ी है। क्या तुम लोगों को लगता है ऐसे इंसान से कोई प्यार कर सकता है? अरे ऐसे इंसान से कोई प्यार कैसे कर सकता है? शायद इसका पति इससे नफरत करता है, लेकिन इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेशर्म होकर अपने पति के सामने उसे अपने जिस्म से मोहित कर देती होगी। ये बोलते हुए कोमल जोर जोर से हंसने लगी और कोमल का साथ वहां मौजूद सभी ने दिया। क्योंकि आशना चुप थी और उन्हें नजरअंदाज कर रही थी, इसलिए माधुरी और उसके दोस्त ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे थे, और वो चाहते भी तो यही थे कि बात आगे बढ़े, लेकिन आशना की तरफ से उन्हें सिर्फ खामोशी ही मिल रही थी। आशना की तरफ से लगातार मिल रही खामोशी ने अब माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया था, और माधुरी और उसके दोस्त अब पूरी तरह आग में जल चुके थे। आग वैसे वो आशना के लिए लगाने आए थे, लेकिन अभी तक उनकी आग में
आशना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि खुद ही उस ज्वाला में धधक रहे थे वे। क्या ये अपने पति को खुश रख पाती है? क्या ये अपने पति को चरम सुख दे पाती है? एक लड़की ने हंसते हुए ये बोलते हुए अपने मुंह को छुपाने की कोशिश की। आशना को लगा था कि ये लोग उसे छेड़ेंगे, उसे चिढ़ाएंगे और कुछ देर बाद शांत हो जाएंगे, इसलिए वो उन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था। माधुरी और उसके दोस्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बोलने के बाद टपाक से दूसरा बोल पड़ता था और अपनी बातों का बखान करने लगता था। आशना कुछ देर ऐसे ही नीचे चल रहे ट्रैफिक को देखती रही। एक तेज दर्द के एहसास के साथ उसने अपने हाथ को पीठ पर रखा और उन सभी की तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए बोली, तुम सभ्य लोगों को ढूंढ रही हो? तुम जैसे सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग एकदम तुम्हारे जैसे ही बन जाते हैं, जिनके पास में बड़े बड़े मुंह होते हैं जिससे वो अपने तुच्छ शब्दों को बाहर निकाल सके। आशना के मुंह से ये शब्द बहुत ही कोमल आवाज में निकले थे, लेकिन इनका असर वहां मौजूद सभी को हो रहा था और वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे को ताज्जुब की नजरों से देख रहे थे। दर्द से कहराती हुई आशना पीछे मुड़ी और अपने शरीर का सारा भार उस रेलिंग पर डालकर खड़ी हो गई। आशना ने अपनी नजरों को झुकाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जितना मुझे पता है, जिन लोगों में थोड़ी सी शर्म होती है वो किसी भी इंसान की बुराई उसके पीठ पीछे करते हैं, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे जैसे भी होते हैं जो सीधा मुंह पर वार करते हैं। और इससे पहले कि आशना अपनी बात को खत्म करती, वो रुक गई। आशना को इस तरह बोलता देख कोमल का दिल रौंद रहा था और वो आशना के मुंह से कहे जाने वाले शब्दों का ज्यादातर इंतजार नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने आशना को निशाना बनाते हुए कहा, संजना, किसमें शर्म नहीं है? तू किसकी बात कर रही है? जब कोमल ने यह बात निकाली तो वहां मौजूद सभी का ध्यान आशना की बात पर गया और सभी अपने अंतर्मन में आशना की बातों को संजोने लगे। आशना ने कहा था, जो सभ्य लोग होते हैं वो किसी की भी बुराई सामने नहीं करते हैं, बल्कि पीठ पीछे बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो सभी ने आशना के सामने ही उसके मुंह पर बुराइयों का और नीचा दिखाने वाली अफवाहों का हमला कर दिया था। तो क्या आशना उनकी तुलना बेशर्म और घटिया लोगों से कर रही थी? जब सभी ने अपने मन में आशना की बात को ध्यान से समझने की कोशिश की और जब उनके मन में उस बात के असल मतलब आने लगे तो सभी के चेहरे के भाव बदल गए थे और सभी के दिमाग में अपने अपने पक्ष रखने की कवायद चल रही थी। सभी के चेहरे पर गुस्सा देखा जा सकता था और वो सभी अपना गुस्सा बाहर निकालने के लिए बेताब थे। आशना अब किसी को भी बोलने का मौका नहीं देना चाहती थी। आशना ने अपनी नजर दौड़ाते हुए माधुरी को देखा, जो कब से थोड़ा दूर बालकनी के रेलिंग के पास बिना कुछ बोले बस चुपचाप खड़ी थी। उसके बाद उसने अपनी आंखों को कोमल के चेहरे पर टिका दिया और इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, आशना ने अपने तीखे और स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने नहीं कहा कि तुम्हारे में शर्म नहीं है। शर्म शब्द का पहले इस्तेमाल तो तुमने ही किया था ना। तुमने ही तो मुझे बेशर्म और शर्मिंदा बताया था। तुम? कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इससे वो और ज्यादा भड़क रही थी। ऐसा लगता है कि कोमल अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानती है। आशना ने एक चतुर मुस्कान के साथ कोमल का दांव उसी पर इस्तेमाल किया। अब मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन गीदड़ों ने सोती हुई शेरनी को जगा दिया था। ये लड़ाई सिर्फ माधुरी और आशना की नहीं थी, ये लड़ाई आशना के स्वाभिमान और उसके व्यक्तित्व की थी, जिसे वो किसी भी हाल में गिरने नहीं दे सकती थी। आशना ने खूब कोशिश की थी कि वो इस बहस का हिस्सा न बने, लेकिन चूंकि इन सभी लोगों ने आशना के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा था, इसलिए अब आशना की तरफ से अपनी मुंह की खाने के लिए सभी शायद तैयार थे। आशना ने भी हमला शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि आशना हमारी सब पर भारी होती दिख रही थी और ये जरूरी भी था, क्योंकि वो माधुरी पर वार ना करके उसके दोस्तों पर वार करके माधुरी को और ज्यादा शर्मिंदगी का एहसास कराना चाहती थी, जिससे उसको सही मायने में सबक मिल सके। और शायद अब आशना को रोकना नामुमकिन था। माधुरी दूसरों के कंधों से बंदूक चला रही थी और आशना माधुरी के साथ साथ उस बंदूक को भी नेस्ता नाबूद कर देना चाहती थी। कुछ देर शांति के बाद जब किसी के भी मुंह से कुछ नहीं निकला तो आशना ने अपनी मधुर और धीमी आवाज में एक तंज कसते हुए कहा, अगर कोमल अपने आप को बहुत अच्छे से जानती है ना, तो वो ये भी जानती होगी कि जो फाउंडेशन उसने अपने चेहरे पर लगाया हुआ है ना, वो उसकी सांवली त्वचा पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा और इसकी वजह से
उसकी त्वचा कुछ ज्यादा ही सांवली लग रही है। माधुरी और उसके सभी दोस्त अमीरों की बिगड़ी हुई औलादें थी, जो ऐसी पार्टियों में अपना पैसा और अपने बाप का रुतबा दिखाने आती थी, और सभी लोग इस वजह से उनकी तारीफ किया करते थे। लेकिन आशना ने वो शब्द बोल के भारी से भी ज्यादा भारी वाली बेइज्जती कर दी थी, जिससे उन अमीरों का खून खौल गया था। शायद ये आशना की किसी चाल का हिस्सा ही था। बिल्कुल सही फरमाया, ये आशना की चाल ही थी जिससे वो माधुरी को नहीं मतलब छिपी हुई माधुरी को बाहर निकाल सके। और आखिरकार आशना की ये चाल सफल हुई। अपने दोस्तों की बेइज्जती सीधा सीधा माधुरी की बेइज्जती थी, इसलिए माधुरी पूरी तरह से आग में जल रही थी और आशना को लपेटे में लेना चाहती थी। माधुरी का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके मुंह से तू है ना, दांतों को पीसते हुए गतराई आंखों को बाहर निकाले और अपनी एक उंगली आशना की तरफ दिखाते हुए कुछ शब्द बाहर निकाले। आखिरकार माधुरी सभी के सामने प्रदर्शित हुई। माधुरी का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वो अपने आपे से बाहर चली गई थी। उसने अपने दोस्तों के हाथों से वाइन का ग्लास लिया और उस वाइन को आशना के चेहरे पर फेंक दिया। माधुरी की तरफ से की गई यह हरकत काफी तेज थी, जिससे आशना पूरी तरह से अनजान और दर्द से पीड़ित अपने आप को नहीं संभाल पाई। आशना ने अपनी गर्दन और शरीर का हिस्सा हिलाते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश बेकार चली गई और पूरी वाइन आशना के ऊपर आ गई। आशना की गर्दन से लेकर उसकी छाती तक रेड वाइन ही रेड वाइन थी। आशना ने उस वाइन के हमले से बचने के लिए एकाएक अपने शरीर को जोर से हिलाया था, जिससे उसका पेट दर्द अब और ज्यादा बढ़ गया था। आशना ने अपने दांतों को रगड़ते हुए और अपने सर को हल्का ऊपर उठाते हुए उस दर्द के शरीर से गुजर जाने की प्रतीक्षा की। जब दर्द थोड़ा हल्का हुआ तो आशना ने अपनी चमकदार आंखों से वहां मौजूद सभी की तरफ एक एक करके अपनी नजरें दौड़ाते हुए देखा और एक ठंडी और कठोर आवाज में कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोगों को एम्बुलेंस बुला लेना चाहिए? ये सुनकर कोमल के मुंह से एक जोरदार हंसी का फव्वारा बाहर निकला, जैसे मानो उसने दुनिया का सबसे बेस्ट जोक सुन लिया। तुम चाहती हो कि हम एम्बुलेंस बुलाएं क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर वाइन फेंकी? क्या तुम्हारा शरीर इतना नाजुक है कि वाइन की वजह से थर थर कांप रहा है? इससे पहले कि कोमल आगे कुछ बोल पाती, माधुरी ने बोलने की हिमाकत उठाते हुए आशना की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप चीनी मिट्टी की गुड़िया हैं? पूरी बालकनी हंसी के गुब्बारे से भर गई थी, लेकिन अभी आशना का खत्म नहीं हुआ था, इसलिए चंद सेकंड्स की हंसी के बाद दोबारा सबके मुंह पर खामोशी की लहर आ गई थी। नहीं, ये बोलते हुए आशना की दहाड़ पूरी बालकनी में गूंजने लगी थी। आशना ने शांत और शीतल भाव से कोमल और माधुरी को देखा, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों की गहराई शायद वो समझ चुके होंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एम्बुलेंस बुलाओ, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाओ और शानदार डॉक्टर से इलाज करवाओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सड़ गया है, बर्बाद हो गया है। आशना के मुंह से निकले वो आखिरी शब्दों की आवाज में काफी कठोरता थी। अगर आशना की तबीयत ठीक होती तो वहां शायद कुछ और भी हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ पार्टी हॉल में सूरज वेटर से स्वीट्स मंगवाने के लिए सभी की गिनती कर रहा था कि तभी उसका ध्यान गर्वित पर गया, जो अकेला सोफे पर बैठा था। सूरज ने वहां आशना को न पाकर अपने मन में कहा, अरे अभी तो यही थी, कहां चली गई? ये सोचते हुए सूरज गर्वित की तरफ बढ़ा और गर्वित से पूछा, संजना कहाँ है? वो वॉशरूम गई है। गर्वित, जो अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट रखकर उससे खेल रहा था, बड़े शालीनता से जवाब दिया। अचानक गर्वित को कुछ याद आया और उंगलियों में घूमती सिगरेट रुक गई। गर्वित को अचानक क्या याद आया? क्या गर्वित आशना को ढूंढने जाएगा? क्या गर्वित के दिमाग में सूरज और आशना को लेकर दोबारा कुछ ख्याल आएंगे, जिससे पार्टी का माहौल खराब होने वाला है? क्या गर्वित इस पार्टी में कोई बखेड़ा खड़ा करने वाला है? क्या आशना के लिए ये रात भारी पड़ने वाली है? सारे भेद खुलेंगे। सुनते रहिए, ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ